हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू अनदर वीडियो जहां पर मेरे साथ हैं त्रियोगी नारायण मिश्रा सर, जिन्हें आप टीएनएम सर के नाम से जानते हैं। ऑल्सो ये भी बता दूं कि ये फिजिकल केमिस्ट्री एजुकेटर हैं और अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर कोटा के अंदर यहाँ हमारे साथ बने हुए हैं। अच्छा, एक चीज ये बता दूं कि भैया आज के वीडियो का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या रहने वाला है सर। तो ऐसा है कि इंसाफ सर के साथ हमने नीट 2023 के लिए बायो स्ट्रेटजी प्लान बताया था बच्चों को, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी प्लान क्या रहना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ने हैं, और भी 3-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो यूजुअली बच्चों का डाउट रहता है सर। तो सर सबसे पहला सवाल जो मेरा है पेपर एनालिसिस को लेकर के है। लास्ट ईयर के पेपर्स में जो पीवाईक्यू के नाम से बड़ा फेमस है, उसमें सर एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, और इसी का पार्ट बी है सर कि एनालिसिस जो है आपके द्वारा किया हुआ देखना चाहिए बच्चों को, या फिर उनको खुद से एनालिसिस करना चाहिए 5-6 साल के पेपर्स का। थैंक यू आकाश सर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मेरे हिसाब से हर बच्चे को अपनी प्रिपरेशन में इस सवाल को एक बार जरूर ध्यान से समझना चाहिए। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं क्लास में कि हमारे नीट में सवाल रिपीट नहीं, अक्सर रिपीट होता है। अक्सर रिपीट होते हैं, मतलब रेगुलरली। एग्जैक्टली। तो पीवाईक्यूज का एक डिटेल्ड एनालिसिस बहुत जरूरी है और बच्चे अपने पीवाईक्यू सवालों को जरूर एक बार लगाएं, लेकिन आपके लगाने का तरीका क्या होना चाहिए। इमेजिन करते हैं आप किसी एक टॉपिक में कुछ एक प्रॉब्लम लगा रहे हैं बच्चों। लेट्स इमेजिन मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एग्जांपल लेता हूं। तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सवाल देखा कि सवाल गैल्वेनिक सेल से आया है। सवाल गैल्वेनिक सेल से आया है और गैल्वेनिक सेल में जो सवाल का टाइप है उस टाइप से रिलेटेड आप 10 से 20 सवाल और करिए। यानी पीवाईक्यू में जिन जिन टॉपिक से सवाल आए हैं, जिन जिन पैटर्न्स पे आए हैं, उन टॉपिक्स के उन पैटर्न्स के आप और सवाल जरूर लगाइए। बिलीव मी, नीट में अक्सर जो पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम है ना, उसका आपको रिपीटेशन नजर आएगा। एक सवाल अलग हो सकता है, 2 अलग हो सकता है, 3 अलग हो सकता है, सारे अलग नहीं होते हैं। तो पीवाईक्यूज का एनालिसिस जरूर बच्चा करे, उसे जरूर लगाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारा एनालिसिस कई बार जब हम क्लासेस में पढ़ाते हैं आकाश सर, तो अक्सर हम बच्चों को एनालिसिस साथ में देते रहते हैं, राइट। मतलब उन्हें बताते चलते हैं ये टॉपिक से इतना इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे करो ऐसे करो, सो ऑन। तो ऑफ कोर्स हमारा जो एनालिसिस है वो पिछले 5 से 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए रहता है, राइट। कि भाई ऐसा हुआ है, ऐसा कभी नहीं आया, क्यों अपन इसको करें, जो आता ही नहीं क्यों पढ़े, ऑल दैट। तो वो जो एनालिसिस है जो हम बच्चों के साथ क्लास में शेयर करते हैं, ऑफ कोर्स बच्चा उसे भी बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करे, उसे सुने और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करता रहे। जी हाँ सर, इसमें ये है कि भाई मतलब एनालिसिस जो आप लोग रेगुलरली देते हैं, तो मतलब ये भी आपने चुपके से कह दिया कि भैया अगर तुम क्लास मिस करते हो तो ये तुम्हारा घाटा है। Exactly. है ना, मेरा कुछ नहीं जाता। Exactly. चलिए सर, एक 3 चीजें बड़ी फेमस हैं कोटा के अंदर। एक तो है रेफरेंस बुक्स जी, एक है खुद के सेल्फ मेड नोट्स जी, और एक है सर रैंकर्स के नोट्स जी। सर ये 3 चीजें बहुत ज्यादा फेमस हैं कोटा के अंदर, और बाकी जो सिटीज जहां से कोटा का जो फ्लेवर लिया गया है वहां पे भी। मेरा ये सवाल है सर कि लास्ट मोमेंट पे या अभी जो दिन बचे हैं, 3-4 महीने 2 महीने जो बचे हुए हैं, इसमें जो है क्या करना चाहिए सर। रेफरेंस बुक्स को पढ़ना चाहिए, लोग रैंकर्स के नोट्स को पढ़ना चाहिए, या फिर खुद के सेल्फ मेड नोट्स को पढ़ना चाहिए सर। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। और हम अक्सर बच्चों से कहते हैं आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नीट, उसके लिए आप रेफरेंस बुक को ना छुएं। आपकी मात्र एक रेफरेंस बुक है और वो है एनसीईआरटी, और वो कोई रेफरेंस बुक नहीं है। वो रेफरेंस बुक भी है, उसे आप जो कहना चाहें वो है, सब कुछ आपका वही है। मतलब पॉइंट नंबर 1, एग्जैक्टली उसी ग्रंथ को पढ़ना। एग्जैक्टली, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कुछ सब्जेक्ट में एनसीईआरटी से ज्यादा हम प्रेफरेंस देंगे बच्चों को अपने नोट्स पे, राइट। जैसे मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो बच्चा अपने नोट्स पे ज्यादा रिलाई करे। यार आकाश सर, बच्चा नोट्स साल भर क्लास में बैठ के पढ़ के बनाता है। ये उसके हर दिन की मेहनत का नतीजा है, जिसे उसने कई बार रिवाइज किया है। बच्चे को अपने नोट्स पे ही ज्यादा से ज्यादा रिलाई करना चाहिए, और उसे नोट्स इतने बढ़िया से याद होना चाहिए कि अगर उससे कभी भी पूछूं कि उस टॉपिक में इस टॉपिक के बाद क्या आता है, उसे याद होना चाहिए। उसे टॉपिक का फ्लो याद होना चाहिए, उसे फॉर्मूले का सीक्वेंस याद होना चाहिए। जब इसके दिमाग में पानी के जैसा फ्लो होता है ना, ऑटोमेटिक सवाल उससे बनता है। तो जब बच्चा नोट्स बार बार करता है, ये उसे बहुत अच्छे से याद होता है। एक्चुअली हमारे एग्जाम का एक छोटा सा रूल है। हमारे एग्जाम से मेरा मतलब है नीट एग्जाम, राइट। मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उसकी स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं। एक ही चीज को एक ही जगह से 100 बार पढ़े, एक ही चीज को एक ही जगह से 100 बार पढ़े।
100 बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। एक ही चीज को एक ही जगह से 100 बार पढ़े, 100 अलग अलग जगह से ना पढ़े। आपको लिमिटेड कंसेप्ट में, आपको लिमिटेड टॉपिक में परफेक्शन चाहिए यार। वही पैटर्न, वही चीजें, उनमें परफेक्शन लाइए। और मैं तो कहता हूं किसी की बात मत मानिए, एक बार किसी की बात मान के एक पेपर देके देखिए, आप नंबर का चेंज देखिए। मतलब वो साल के एंड वाला पेपर देना है सर, या पीवाईक्यू अटेम्प्ट नहीं, करना है? आप एक स्ट्रेटजी को अपनाइए। उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे आपके जो पेपर होते हैं रेगुलर, उस पेपर को दीजिए ना। आप एक बार ये अपना के पेपर दीजिए ना, लिमिटेड कंसेप्ट को बढ़िया से पानी करके पेपर दीजिए। हम माइनर टेस्ट की एग्जैक्टली तो आप देखोगे डिफरेंस अपने नंबर में। बहुत कुछ पढ़ने से अच्छा है जो आप पढ़ रहे हो, आपके सिलेबस के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। सिलेबस कम भी नहीं करना है, सिलेबस के ज्यादा भी नहीं जाना। आपका जो लिमिटेड सिलेबस है उसे आप बहुत अच्छे से करें, बार बार रिपीट करें। मतलब मेरे हिसाब से जो है बल्क स्टडी या सब कुछ पढ़ने से बेटर है स्मार्ट स्टडी करना। एग्जैक्टली और बच्चा अपने नोट्स को इतने अच्छे से पढ़ ले, इतने अच्छे से कर ले, उसे हर चीज जो नोट्स में लिखी है उसे याद होनी चाहिए, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। मतलब कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं सर साल भर में कितनी बार नोट्स हम पढ़ लें। मैं कहता हूं उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, वो बच्चा टू बच्चा वेरी करता है। लिमिटेशन नहीं है, एग्जैक्टली लेकिन फिर भी अक्सर बच्चे हमें ऐसे मिलते हैं आकाश सर, बच्चों ने 30 से 35 बार नोट साल भर में पढ़ा है, 30 से 35 बार। तो ये एक पॉइंट बोल रहा हूं मैं, एक नंबर बोल रहा हूं। ऑफ कोर्स ये बच्चा टू बच्चा, स्टूडेंट स्टूडेंट वेरी करेगा, लेकिन बच्चा इतनी डेप्थ में उसे पढ़ा होना चाहिए। बिल्कुल सर, अभी हमने माइनर टेस्ट की बात करी तो उसी से जुड़ता हुआ मेरा अगला सवाल है, कोर्स कंप्लीशन के बाद कोटा कल्चर में ऐसा होता है कि 6 से 7 मेजर टेस्ट हम लोग के इंस्टीट्यूट्स में करवाए जाते हैं। जी। तो ये जो मेजर टेस्ट है सर, ये कितना इंपॉर्टेंट है इनको अटेम्प्ट करना, और क्या फायदा होता है मेजर टेस्ट को देने से? मेजर टेस्ट एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन, थ्रू आउट ईयर जो प्रिपरेशन करता है उसे बहुत बहुत क्रूशियल है। इसे मैं ऐसे कहूँगा, जब आप साल भर चीज़ों को पढ़ते हैं, उसे अपने जहन में उतारते हैं, उसे मेहनत करते हैं, उसके पीछे लगते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, भूलते हैं, फिर याद करते हैं, ये साल भर का प्रिपरेशन होता है। अंत में उन टॉपिक्स का रंग चढ़ने का समय होता है। और जब वो रंग उतारने का समय है, जब वो रंग चढ़ने का समय है, एग्जैक्टली तो बच्चा उस समय पेपर ना दे, फुल टेस्ट नहीं सही है। बच्चे को मेजर टेस्ट जरूर देना चाहिए। एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन है कि वो सारे अपने कंटेंट्स को रिवाइज करता है। दूसरा सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट होता है वो ये है कि बच्चा जब फुल टेस्ट देता है तो अपनी वीकनेस को ऑब्जर्व करता है। राइट, जैसे उसने कहा कि मैंने सब पढ़ लिया है, और सब पढ़ने के बाद भी आज उससे 6 सवाल नहीं बने, राइट, आज उससे 5 सवाल नहीं बने, तो वो उनको ऑब्जर्व करेगा, यार ये इस टॉपिक के सवाल मुझसे क्यों नहीं बने, राइट, मैंने पढ़ा तो था या मैंने नहीं पढ़ा। परफॉर्मेंस का एनालिसिस अगर आपको चाहिए बेटा, पेपर एनालिसिस का मैंने सवाल पूछा था, उसी तरीके से बता दूं, परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है आपकी मेजर टेस्ट में होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और देना ही देना चाहिए उसे, मेजर टेस्ट देना ही देना चाहिए। तो सर ये जो मेजर टेस्ट होते हैं ये नीट के पैटर्न पे ही बनते हैं? बिल्कुल 101%, 100 नहीं 101% है, नीट के पैटर्न पे ही होते हैं। सर मेजर टेस्ट से जुड़ा हुआ और कोर्स के अंत वाला एक सवाल मैं आपसे पूछ चुका हूं, तो इसी के साथ एक सवाल और जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये है कि कई बार हमने ऐसा देखा है कि भाई जो बच्चे जिनका जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर जो है वो होम टाउन में आ रहा होता है, तो वो बच्चे कोर्स कंप्लीशन के जस्ट बाद यानी कि 2 से 2.5 महीने पहले ही अपने घर रवाना होना शुरू कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि भाई घर जाकर के हम 2-2.5 महीना पढ़ लेंगे, हमारी जो सारी जो कमियां पूरे साल भर रही वो पूरी हो जाएंगी, और वहां जाकर के हमें जो है आराम से हम पेपर सेंटर पे जाकर के दे भी देंगे। तो सर ये जो 2-2.5 महीने पहले सेंटर पे जाने वाली बात है, सॉरी घर जाने वाली बात है या होम टाउन जाने वाली बात है, ये कितना सक्सेसफुल है? मतलब क्या जाना चाहिए बच्चे को 2-2.5 महीने पहले घर पे, या पेपर से ठीक 2-3 दिन पहले घर जाना चाहिए? वैसे इस सवाल को मैं कई स्टूडेंट्स की कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगा। ऐसे बच्चे जो 12th बोर्ड दे रहे हैं, और ऐसे बच्चे जो रिपीटर हैं। ठीक है। ऐसे बच्चे जो 12th बोर्ड दे रहे हैं और 7 मिनट का पेपर भी दे रहे हैं, अगर उनका 12th बोर्ड उनके होम टाउन पे है तो ऑफ कोर्स दे हैव टू गो। ठीक है। लेकिन जब आप घर जाते हैं तो इस बात का आश्वासन जरूर होना चाहिए कि घर में आपके पढ़ाई का वही मोमेंटम बना होना चाहिए, वही रिदम बना होना चाहिए जो कोटा में आपका था। मतलब मम्मी पापा का जो प्यार है वो वही 2 महीने और दूर बिल्कुल रखो। बिल्कुल बिल्कुल अलग आइसोलेटेड रहो बिल्कुल। मम्मी पापा से, भाई बहनों से, दोस्तों से, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, और 2-3 दिन जब बचे पेपर के उस टाइम सेंटर देख करके आ जाओ, वहां जाके पेपर दे लो। उसके बाद जितना प्यार चाहिए वो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। लेकिन अगर वही बच्चा ऐसा है जो रिपीटर है, जो ड्रॉपर है ना,
उसे मैं मेरा सजेशन दूं, अगेन ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, है ना। Right. लेकिन अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में सजेशन देना चाहूं तो ये कहूंगा, बच्चों आप साल भर एक रिदम में पढ़ते हो, एक मोमेंटम में पढ़ते हो, आप एक फ्लो में पढ़ते हो, राइट, और वो बहुत समय से बना रहता है। जब आप अचानक से कुछ दिनों पहले घर जाते हैं ना, तो वो रिदम टूट जाता है, कई दफा वो मोमेंटम टूट जाता है, और कई बार आपकी जो प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने के बावजूद भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं निखर के आती है। तो मेरा सजेशन है, अगर हो सके तो घर ना जाएं, लेकिन अगर घर में बहुत अच्छा माहौल है पढ़ाई का, सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके यहाँ प्रॉपर वहाँ सेपरेट रूम है जहाँ पढ़ सकते हैं, तो जा भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि बहुत बहुत कम समय के लिए जाइए। राइट सर। ऐसा ना हो कि सिलेबस खत्म होते ही आप वहां चले गए और फिर सब कुछ आपका, क्योंकि अगर ऐसा हुआ 2-2.5 महीने पहले जब बच्चे घर चले गए तो वो मेजर टेस्ट भी मिस कर देंगे, जो कि हमारा सवाल था पहले वाला कि भाई मेजर टेस्ट मिस नहीं करना है। एग्जैक्टली। और मेजर टेस्ट ना मिस करेंगे तो वो लेट घर जाएंगे, ऑटोमेटिकली दोनों चीजें जो हैं हो रही है हमारे लिए। जी हाँ। और दोनों ही बच्चों आप लोगों के फेवर में है। जी हाँ। सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, जी। फिजिकल केमिस्ट्री। जी। राइट, फिजिकल केमिस्ट्री इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। मेरे लिए काफी अच्छा रहा है केमिस्ट्री। इनफैक्ट मेरे को बायो भी पसंद थी, बट समहाउ मुझे जो है मैथ्स लेनी पड़ी, एंड आई एम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट राइट नाउ, बट स्टिल। सो सर फिजिकल केमिस्ट्री जो है इसमें 2023 के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले होंगे, क्या क्या पढ़ना चाहिए बच्चों को? बिल्कुल। आकाश सर, एक जमाना था जब हम बच्चों से कहते थे, मतलब जब कट ऑफ कम जाता था, बच्चों से कहते थे बेटा ये टॉपिक नहीं किया ना, चलो रहने दो, बाकी सब पे ध्यान दो, एक ही तो सवाल आएगा। अच्छा। लेकिन अभी का जो टाइम चल रहा है, अभी का जो पेपर का पैटर्न चल रहा है, मेरा सजेशन है क्लियर कट शब्दों में, आप किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ें। नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक आपका छूटना चाहिए। आप कोशिश करें सब कुछ पढ़ेंगे। अगर कुछ बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ पाते, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप उसे ऊपर से पढ़ें, लेकिन पढ़े जरूर। आप उसके बहुत गहरे सवाल नहीं कर पाते, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप उसे ऊपर ऊपर से जरूर करें, लेकिन जरूर करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जब आप चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप प्रेफरेंस बेसिस पे पढ़ें, राइट, प्रेफरेंस प्रायोरिटी बेसिस पे, राइट। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि जो 12th के आपके टॉपिक हैं, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, जो 12th के आपके फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक है वो सारे आपके बहुत अच्छे से आने चाहिए। जब वो सारे टॉपिक आपके हो जाते हैं, उसके बाद आप 11th में आएंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत अच्छे से होने चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूं सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें मैं थोड़ा प्रायोरिटी ज्यादा दे रहा हूं। राइट। तो मतलब जो टाइम बचा है उसमें आप पूरा चीजों को रिवाइज अच्छे से कर लें। बिल्कुल। अगर कुछ टॉपिक्स को आपने छोड़ दिया है तो भाई सर ने कहा है कि भैया उनको भी पढ़ना है ना, जितना पढ़ के जाओगे उसको स्मार्टली पढ़ो, ये सर ने कहा। मेजर टेस्ट हमें रेगुलरली देने हैं। जी हाँ। जल्दी से घर जाने की जो आदत है वो मत लीजिएगा। छुट्टियां अभी भूल जाइए, और जो है जितना भी पेपर के बाद छुट्टियां मनानी है वहां मना लें, क्योंकि बढ़िया सा कॉलेज जब तक मिलेगा तुम्हें तब तक काफी टाइम रहेगा। राइट। तो ये सारी चीजें थी सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। मैं बच्चों से कहता हूं, एक पॉइंट और ऐड करूंगा का सर, हमें घर नहीं जाना है, सिलेक्शन लेके जाना है। घर नहीं जाना है, हमें घर नहीं जाना है, सिलेक्शन लेके घर जाना है। ओके, मतलब बेसिकली ये है कि भैया खाली हाथ नहीं जाना। हाँ, सिलेक्शन लेके जाओ, लेके जाएंगे, तो नहीं तो मत। तो थैंक यू सो मच आकाश सर। सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द स्क्रीन विद मी। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग दीज ब्यूटीफुल किड्स आउट देयर कि भाई क्या क्या चीजें उन्हें इस साल करनी है और अभी बचे हुए टाइम में करनी है। ऐसे ही और भी बहुत प्यारे प्यारे और बहुत ही जो अमेजिंग वीडियोस है हम हमारे एजुकेटर्स के साथ आपके लिए लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सर कोटा पल्स बाय अनअकैडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।